हेलो एंड वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम मोशंस ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। हमारी अर्थ स्टैटिक नहीं है, हमारी अर्थ कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। कंटिन्यूअसली देयर आर सम मोशंस जो हमारी अर्थ पे हमें देखने को मिलते हैं। ये मोशंस क्या क्या हैं, तो हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। हमारे जो मोशंस हैं जो अर्थ के हो रहे हैं वो आपको रोटेशन के रूप में और रेवोल्यूशन के रूप में दिखाई देगा। ये रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है और इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसी के साथ साथ एक कनेक्टेड टॉपिक भी हम आज पढ़ेंगे जिसको हम जानते हैं टिल्ट ऑफ द अर्थ के नाम से, कि हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो सीधी ना होकर के टिल्टेड। अब ये एक्सिस क्या है, वो टिल्ट क्या है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज द मोशन ऑफ द अर्थ, और मोशन में सबसे पहला जो टॉपिक हो जाएगा दैट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो पहली चीज हमने पढ़ी कि हमारा अर्थ इज नॉट स्टैटिक। हमारी अर्थ में कंटिन्यूअसली देयर इज अ मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोला हमने? रोटेशन बोला। और रोटेशन को हम क्या बोलेंगे कि ऑन इट्स ओन एक्सिस जब स्पिनिंग होती है उसे हम रोटेशन कहते हैं। अब ये एकेडमिक डेफिनेशन है, लेकिन इसी को समझना हो तो कैसे समझेंगे? नॉर्थ पोल से साउथ पोल मान लो कोई एक इमेजिनरी लाइन है। अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने बना दी, इसको मैं अर्थ की एक्सिस बोल रहा हूं। और इस एक्सिस के चारों तरफ जो स्पिनिंग हो रही है, इस मोशन को रोटेशन बोलते हैं। इस मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेशन कहते हैं। तो अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ जो स्पिनिंग हो रही है इसको मैंने बोला दिस इज द रोटेशन। तो रोटेशन आपको समझ में आया होगा कि रोटेशन क्या होता है। इसके साथ जो दूसरा मोशन अगर हम देखें, दूसरा मोशन जिसे हम समझेंगे कि दैट इज रिवॉल्यूशन। सेकेंड मोशन इज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन हमें समझ में आएगा कि अगर इसी अर्थ को, पहले तो मैंने बोला कि अपनी एक्सिस पे जो स्पिन कर रही है दिस इज रोटेशन, लेकिन ये अर्थ सिर्फ ये मूवमेंट नहीं कर रही है, इसके अलावा एक और मोशन हमें अर्थ का दिखाई देगा दैट इज कि बीच में सन है, सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्यूशन या फिर ऐसे चक्कर काटे जा रहे हैं, और इसको हम रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या हुआ कि किसी एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जब हमारी अर्थ ऐसे चक्कर लगा करके आती है तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ये हमारी रोटेशन है, अपनी एक्सिस पे अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पे अर्थ कंटिन्यूअसली स्पिन कर रही है, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। इसी के साथ दूसरा मूवमेंट हमने पढ़ा कि बीच में सन है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ सभी प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं, तो अर्थ भी उनमें से एक है। तो अर्थ भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और ये जो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है इसी को हम रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब ये रोटेशन, रेवोल्यूशन, इनके क्या इफेक्ट होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रोटेशन की बात करें, रोटेशन से क्या इफेक्ट पड़ा? रोटेशन में अगर हम समझे कि हमारा अर्थ, इसको मैंने रोटेट किया तो फर्क क्या पड़ रहा है? जैसे अभी हमने बोला कि सन की जो पोजीशन है दैट इज स्टैटिक, सन अपनी जगह पे रहता है। सन अपनी जगह पे रहता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले मान लो कि जहां आप हैं वहां सन है, वहां से अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो क्या होता कि रोटेट नहीं करेगी तो यहां से सन से जो रोशनी आ रही है वो सिर्फ इस साइड पड़ती, इसके बैक साइड वाले फेस पे कोई रोशनी नहीं आती। यानी एक साइड तो कंटिन्यूअस दिन रहता, एक साइड कंटिन्यूअस रात रहती। अब क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो क्या हो रहा है कि सन के सामने जो अर्थ है वहां रोशनी है, अब घूम करके ये पीछे की तरफ आ जाएगा तो यहां रात हो जाएगी, और यहां रात वाला जो हिस्सा था वो आगे आ गया तो वहां दिन हो गई। यानी रोटेशन की वजह से सन सामने रहेगा, ये रोटेट करती रहेगी, जो सामने आएगा फेस वहां दिन हो जाएगा, बैक वाले फेस पे रात हो जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहला इफेक्ट जो रोटेशन की वजह से होता है कि दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द डे एंड नाइट। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट हम देखेंगे, ये हमारा पहला इफेक्ट होता है। सॉरी, मैंने रिवॉल्यूशन में लिख दिया है, दिस इज रोटेशन। रोटेशन में पहला क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। ये आपको समझ में आया होगा। अब डे एंड नाइट समझा है, इसके बाद
इस रोटेशन की वजह से और क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। इस रोटेशन की वजह से एक चीज समझना कि जैसे मैंने बोला कि दिन और रात चेंज हो रहे हैं, अब ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम अभी मैं जहां हूं वही टाइम अभी अमेरिका में भी हो रहा? नहीं हो रहा। सेम टाइम पे अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइम देखने को मिलता है। अब ये रोटेशन से टाइम का क्या लेना देना है? अब इसको समझने के लिए मान लो कि हमारी अर्थ ऐसे स्फेरिकल शेप में ना होती, हमारी अर्थ स्फेरिकल शेप में ना होकर के हमारी अर्थ बिल्कुल चपटी होती। अगर हमारी अर्थ बिल्कुल चपटी होती, सन इधर होता तो यहां पे भी दोपहर होती, यहां भी दोपहर होती, यहां भी दोपहर होती, क्योंकि चारों तरफ सन से कंटिन्यूअस लाइट आ रही है। चारों तरफ सन से क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस लाइट आ रही है। तो ना तो यहां शाम है, ना यहां शाम है या सुबह है, चारों तरफ कंटिन्यूअसली सिमिलर आपको लाइट दिखाई देगी। और जब सिमिलर लाइट दिखाई दे रही है तो क्या कोई भी टाइम डिफरेंस किसी भी प्लेस में आ रहा है? अगर मान लो कोई यहां है, यहां है, यहां है, कोई टाइम डिफरेंस नहीं है, हर जगह लगभग सिमिलर टाइम आपको दिन का दिखाई देगा। लेकिन अर्थ क्योंकि स्फेरिकल शेप में है और रोटेट कर रही है, तो क्या होगा? हम देखते हैं कि एक बार तो सन हमें उगता हुआ दिखाई देता है, फिर एक टाइम हमें छिपता हुआ दिखाई देता है। लेकिन किसी एक टाइम, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे जो टाइम है, क्या सेम टाइम अमेरिका में भी होगा? नहीं, वहां पर हो सकता है कि हमसे 12 घंटे आगे या 12 घंटे पीछे चल रहे हो। तो एक ही टाइम पे मान लो कि अर्थ की मैं ये पोजीशन लगा करके चलूं, सन यहां पर लगा करके चलूं, तो एक ही टाइम पे यहां दोपहर हो रही होगी, क्योंकि अर्थ इस साइड रोटेट करेगी तो यहां पर सुबह हो रही होगी। उसी टाइम पे इस रीजन में शाम भी हो रही होगी। कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहां रात भी हो रही होगी। तो ये बात आपको समझ में आएगी कि इस रोटेशन की वजह से यहां दोपहर है, ये दोपहर है, इधर सुबह है, इधर शाम हो रही है। ये अलग अलग टाइम डिफरेंस अलग अलग प्लेसेस में देखने को मिलते हैं। हालांकि ये चीज हम स्फेरिकल शेप होने के कारण भी बता सकते हैं, लेकिन रोटेशन भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि रोटेशन क्या कर रहा है? रोटेशन की वजह से जैसे आगे ये घूम रही है, सन इधर से राइज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? इधर पहले सन मतलब यहां से अगर हम देखें तो इधर से सन पहली किरण आएगी, सुबह होगी। ये जैसे जैसे सन के सामने आता जाएगा दोपहर हो गई, जैसे जैसे छिपता जाएगा शाम हो गई, और उसके बाद इधर आकर के रात हो गई। यानी ये रोटेशन की वजह से ये हमारा टाइम भी चेंज हो रहा है। रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है, और अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइम भी देखने को मिलता है। तो क्या मैं इसको ही लिख सकता हूं कि डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस, एट डिफरेंट प्लेसेस, या फिर डिफरेंस इन टाइम, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं डिफरेंस इन टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस। एक ये फर्क हो गया। अब इसी के साथ एक और चीज जो हमें समझने की है, इसी रोटेशन की वजह से जो रोटेट किया, तो मैंने क्या बोला कि सन एक जगह है, सन एक जगह है। तो एक जगह है, अगर मान लो ये इस साइड से रोटेट करना शुरू कर रहा है, इस साइड से रोटेट करना शुरू किया तो ऐसे 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 करके रोटेट करके ये प्लेस यहां आएगी। यानी इसी प्लेस पे एक बार सुबह होगा, दोपहर होगी, शाम होगी। लेकिन एक और फर्क पड़ रहा है कि यहां पर इसको लगेगा कि सन अभी ईस्ट में, फिर यहां पर आएगा सन बिल्कुल छत के ऊपर है या फिर सिर के ऊपर है, यहां जाएगा तो सन वेस्ट में पहुंच जाएगा। यानी सन का मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है, रोटेट अर्थ कर रही है लेकिन सन मूव करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमें एपेरेंट मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज दिखाई दे रहा है। इसको और समझते हैं कि जैसे सन है ऐसे ही और भी स्टार्स हमें दिखाई देंगे, और भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट हैं जो जनरली हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम वेस्ट टू ईस्ट कहेंगे, वो हमें बेसिकली, अगर हम उसके डायरेक्शन को समझने की कोशिश करें, हमारी रोटेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। रोटेट अगर वेस्ट टू ईस्ट कर रहा है तो बाकी चीजें, जैसे अगर मान लो मैं बस में बैठा हूं, तो बस में बैठा हूं, सामने कोई पेड़ आए, बस चल रही है तो बस आगे की तरफ जा रही है तो पेड़ पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा।
अगर बस आगे गई है, मैं बस के साथ साथ आगे जा रहा हूं, जो भी पेड़ होगा वो पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैं इसको ये कहूंगा कि सन का जो पेड़ है यानी ट्री है, उसका एपेरेंट मूवमेंट है फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। ये बात समझ में आ गई। लेकिन मेरा जो मूवमेंट है वो क्या है, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। ये बात समझ में आ गई। तो इससे होता क्या है कि हमारे रोटेशन की जो डायरेक्शन है उसकी वजह से बाकी सेलेस्टियल बॉडीज हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देंगी। अगर अर्थ इस साइड जा रही है तो वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, तो सभी चीजें हमें क्या दिखाई देंगी कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं। और यही रीजन है कि हमें सन ईस्ट से राइज होता हुआ दिखता है और वेस्ट की तरफ झुकता हुआ दिखता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस रोटेशन से और क्या फर्क पड़ता है, इस रोटेशन के और इंपैक्ट अगर हम देखें, एक इंपैक्ट और हमें दिखाई देगा। इंपैक्ट क्या दिखाई देगा कि जब ये अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस रोटेशन की वजह से आपको कुछ फोर्सेस इसके ऊपर लगती हुई दिखाई देंगी। उन फोर्सेस के कारण क्या हो रहा है कि क्योंकि ज्यादा फोर्स इसकी, यहां पर तो रोटेशन का कितना टाइम लग रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो रोटेशन में कोई टाइम लग नहीं रहा है, ये तो एक ही प्लेस पे है। लेकिन ये देखो यहां पर इक्वेटर में यहां से लेकर के यहां तक इसको मूव करना पड़ रहा है, और इसकी वजह से ज्यादा फोर्स हमें इधर लगता हुआ दिखाई देगा। और जब फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा, इस रोटेशन की वजह से हमारी इक्वेटर से अर्थ फैलती है। इक्वेटर से क्या होता है, हमारी अर्थ फैलती हुई दिखाई देती है, और पोल से हमारी अर्थ चपटी होती हुई दिखाई देती है। तो इसको हम कह सकते हैं रोटेशन की वजह से हमें बल्जिंग ऑफ इक्वेटर दिखाई देगा, और इसी के साथ साथ आपको फ्लैटनिंग ऑफ पोल्स दिखाई देगा। तो ये भी रोटेशन की वजह से हुआ है कि हमारी इक्वेटर फैलती जा रही है और पोल्स फ्लैट होते चले जा रहे हैं। इसका एक और इंपैक्ट हमें पता होना चाहिए। जब हम रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स भी होती है। अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। बेसिक आइडिया, जैसे मान लो कोई भी एक बस है जिसको मैं ए बोल रहा हूं, इस ए बस पे से किसी का भी, यहां पर ये आपका कोई भी ट्री या फिर कोई भी स्टैटिक प्लेस है, ये चलती हुई बस हमें दिखाई देगी। इस चलती हुई बस से अगर कुछ भी चीज बाहर फेंकी जाए, अगर मान लो कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कूड़ा है, कुछ मेरे पास कागज का टुकड़ा है, चलती हुई बस से मैं उसको थ्रो करने की कोशिश करूं, तो क्या क्योंकि मैंने यहां थ्रो किया है, यहां सामने एक पेड़ है, इस पेड़ के पास ही आकर के गिरेगा? नहीं। आप कहोगे क्योंकि बस आगे की तरफ चल रही है तो इसको भी एक पुश मिलेगा, और ये जो कागज का टुकड़ा है या जो भी चीज आप फेंकेंगे वो सीधी ना जाकर के वो भी आगे की तरफ जाएगी। इसीलिए कई बार जब चलती हुई बस है उससे कूदने की कोशिश करते हैं तो हम आगे की तरफ भाग लेते हैं। तो ये इसी वजह से होता है। तो ऐसे ही अगर हम अर्थ के रोटेशन पर समझें, रोटेशन के आधार पर हमें दिखाई देगा कि यहां पर इक्वेटर तो यहां से लेकर के यहां तक मूव कर रहा है जब रोटेट कर रहा है, ये प्लेस पोल ये कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, ये तो एक ही जगह पे है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये प्लेस कवर कर रही है किसी भी टाइम के दौरान, या पूरे दिन के दौरान, या 24 घंटे के दौरान। लेकिन इक्वेटर को इस प्लेस से यहां तक आना पड़ता है, इसके ऊपर इस प्लेस को यहां तक आना पड़ता है, इस वाले प्लेस को यहां तक आना पड़ेगा, पोल्स वहीं रहेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेम टाइम पे इक्वेटर पे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया जा रहा है? अब इस चीज को समझो कि अगर मैं कहूं कि 24 घंटे में इक्वेटर पे तो हम इतना चले, 24 घंटे में इक्वेटर पे इतना डिस्टेंस कवर किया, उसके ऊपर जो लाइनें हैं उस पे मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया, और उसके ऊपर आए तो इतना डिस्टेंस कवर किया, और पोल तो वहीं के वहीं ऐसे ही स्पिन कर रहा है, पोल तो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं 24 घंटे में आप इतना चले, 24 घंटे में आप इतना चले, 24 घंटे में आप इतना चले, तो कहां पर आपकी स्पीड ज्यादा है? तो आप कहोगे इक्वेटर पे मेरी स्पीड सबसे ज्यादा है, उसके बाद पोल पे सबसे कम है। तो क्या मैं कह सकता हूं इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते अगर हम देखें तो हमारी जो रोटेशनल स्पीड है वो हमें कम होती हुई दिखाई देगी। इसी वजह से अगर हमने यहां पर बोला कि अगर किसी एक ज्यादा स्पीड वाले से कम स्पीड वाले की तरफ कुछ भी चीज फेंका जाए तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। सेम चीज यहां पर हो रही है, हमारी अर्थ के ऊपर
बहुत सारे विंड्स या कोई भी मोशन अगर इक्वेटर से पोल की तरफ होगा, इक्वेटर से पोल की तरफ होगा, तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि इक्वेटर तेज चल रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है। ये बात समझ में आएगी। अगर इसका उल्टा करें, अगर आप यहां से बस की तरफ फेंकने की कोशिश करो कोई भी चीज, यहां पर मान लो आप यहां खड़े हो, यहां पर बस की कोई खिड़की है, आपको यहां से इस खिड़की के अंदर कोई कागज फेंकना है, आप खड़े हो, बस निकल गई, तो आपका कागज तो यहां नहीं जाएगा ना, कागज तो कहीं यहां पहुंचेगा पीछे वाली खिड़की पे। सेम यहां पर हो रहा है कि अगर आप पोल से इस तरफ जाने की कोशिश करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, सामने नहीं पहुंच पाओगे। ये जो डिस्टेंस में डिफरेंस की वजह से स्पीड में डिफरेंस आ रहा है, इस स्पीड में डिफरेंस की वजह से आपको एक डिफ्लेक्शन दिखाई देगा डायरेक्शन में, और इसी डिफ्लेक्शन के पीछे जो फोर्स है उसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो मैंने आपको बेसिक बताने की कोशिश की है कि कोरियोलिस फोर्स कैसे काम करती है। तो ये कोरियोलिस फोर्स भी आपकी रोटेशन की वजह से हुई, क्योंकि रोटेशन की वजह से ही इक्वेटर को इतना डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है और पोल अपना वहीं की वहीं घूम रहा है। ये बात आपको समझ में आई होगी। और इससे कोरियोलिस फोर्स अगर हम देखें, इस कोरियोलिस फोर्स में कोई भी चीज जो नदर्न हेमिस्फेयर में होगी, कोई भी चीज जो नदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध जिसे हम कहते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर में होगी, वो अपने, अगर हम नदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो नदर्न हेमिस्फेयर में वो अपने किसी भी साइड में जाएगी, चाहे वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाए, चाहे वो पोल से इक्वेटर की तरफ आए, अपने राइट की साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। किस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी? अपने राइट की साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। किसी भी साइड चलो, अगर आप इक्वेटर से जाओगे तो इस साइड चले जाओगे, पोल से आओगे तो इस साइड आ जाओगे, वो अपने आप ही डिफ्लेक्शन आएगा। और वहीं सदर्न हेमिस्फेयर में अगर हम बात करें तो वो अपने लेफ्ट की साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। किस लिए होगी? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। किस लिए होगी? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तो ये आपको एक और इफेक्ट पता लगा। एक इफेक्ट और है जो रोटेशन का आपको पता होना चाहिए। रोटेशन की वजह से जब ये रोटेट कर रही है तो हमारे अर्थ पे तो ज्यादातर पार्ट ओशियंस का है, वाटर का है, वो वाटर बॉडीज के ऊपर भी प्रेशर आता है और उस प्रेशर के कारण उस वाटर बॉडीज का लेवल अप या डाउन होता है। और कभी भी ओशियन वाटर बॉडीज का जो लेवल अप और डाउन होता है, इसको हम टाइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। तो रोटेशन की वजह से टाइड्स भी डेवलप होती हैं, और टाइड्स के दो ही रीजन आपको पता होना चाहिए। एक तो रोटेशन जो हमने पढ़ा, और टाइड का एक और रीजन है, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल। दूसरा रीजन क्या है इसका? ग्रेविटेशनल पुल। यानी सन और मून की जो पोजीशन होती है, उनके ग्रेविटेशन फोर्स के कारण भी हमारा जो अर्थ पे सरफेस के ऊपर जो वाटर बॉडीज हैं, वहां से वाटर पुल होता है, तो उसका लेवल राइज हो जाता है। जब वो ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगा तो वो पुल नहीं होगा, तो उसका लेवल नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये अल्टरनेट जो लेवल राइज और फॉल होता है, या वाटर लेवल का राइज और फॉल होना होता है, इसी को हम टाइड बोलते हैं। तो रोटेशन की वजह से ये सारे इंपैक्ट या इफेक्ट हमारी अर्थ के ऊपर पड़ते हैं। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है? रेवोल्यूशन से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए भी हम एक चीज समझते हैं। सबसे पहले हमें टिल्ट को समझना पड़ेगा रेवोल्यूशन को समझने के लिए। अगर हम टिल्ट की बात करें, तो टिल्ट क्या है? टिल्ट को अगर हम समझें तो सबसे पहले अगर हम अर्थ को नॉर्मली देखें तो होना क्या चाहिए कि हमारा नॉर्थ पोल एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, साउथ पोल एग्जैक्टली साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन हमारी अर्थ ऐसे सीधी ना होकर के हमारी अर्थ ऐसे है, यानी हमारा नॉर्थ पोल सीधा ऊपर ना होकर के नॉर्थ पोल थोड़ा सा इधर है। ये पोल से पोल की तरफ ये जो लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जा रही है जिसके चारों तरफ हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस। ये एक्सिस होनी तो चाहिए सीधी, लेकिन ये सीधी ना होकर के ऐसे टेढ़ी है, और इसी टेढ़ी ये जो एक्सिस ऐसे टेढ़ी है, इसी को हम टिल्ट बोल देते हैं। दिस इज नोन एज द टिल्ट ऑफ द अर्थ। अब ये कितना टेढ़ी है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें कितना टेढ़ी है, तो हमें पता लगेगा कि ये, मैं दो शब्द लिखूंगा और उनमें डिफरेंस क्या है उसके ऊपर बात करूंगा। ये जो टिल्ट है ये हमारा 66.5 डिग्री है ऑन या फिर टू ऑर्बिटल प्लेन, या फिर इसी को मैं कह सकता हूं कि ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री टू परपेंडिकुलर
टू ऑर्बिटल प्लेन, परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटल प्लेन। ये कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चन में पूछ करके। क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं 23.5 डिग्री टू ऑर्बिटल प्लेन या फिर 66.5 डिग्री टू परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटल प्लेन। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर कितना डिग्री है, उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे दोनों हमें पता लगे, तो वो भी हमें समझ में आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑर्बिटल प्लेन समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें पहले क्या समझना पड़ेगा? ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या है कि जो हमारी अर्थ का रिवॉल्यूशन चल रहा है, हमारी अर्थ जो ये रिवॉल्व कर रही है, ये रिवॉल्व जो कर रही है, इसको अगर हम 2D में पिक्चराइज करें तो मान लो कि अगर मैं सरफेस लगा करके चलूं, ऐसे पूरी सरफेस है और हमारी अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, हमारी अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो मैं इस पूरे प्लेन को ऑर्बिटल प्लेन बोलूंगा। जहां से हमारी अर्थ मूव करती है, जिस लाइन पे हमारी अर्थ मूव कर रही है, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। जिस लाइन पे हमारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, उस लाइन को, उस प्लैनेट का ऑर्बिट बोला जाता है। तो जिस लाइन पे हमारी अर्थ मूव कर रही है, वो हमारी अर्थ का ऑर्बिट हो गया। ये ऑर्बिट जिस प्लेन पे बन रहा है, उसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलेंगे। यानी इस पूरे को मैं एक प्लेन सरफेस मान लूं, इस प्लेन सरफेस को अगर मैं मान लूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑर्बिटल प्लेन बोलूंगा। अब इसी को थोड़ा सा और पिक्चराइज करने की अगर हम कोशिश करें, तो हमें समझ में आएगा कि अगर मैंने ये ऑर्बिटल प्लेन बनाया, इसके बीच में मैंने सन बना दिया, ठीक है, ये ऑर्बिटल प्लेन बना दिया। नॉर्मली तो हमारी अर्थ ऐसे होनी चाहिए कि सीधी है, यहां पे भी अर्थ हमारी कैसे होनी चाहिए? सीधी है। यहां पे भी अर्थ कैसे होनी चाहिए? सीधी। यहां पे भी अर्थ कैसे होनी चाहिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल सीधे होने चाहिए। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये जो प्लेन बना, इस प्लेन के हिसाब से सीधे ना होकर के ऐसे टेढ़ी है। यहां पे भी ऐसे टेढ़ी है, यहां पे भी ऐसे टेढ़ी है और यहां पे भी ऐसे टेढ़ी है, जिसको मैंने टिल्ट बोला था, जिसको मैंने टिल्ट बोला था। अब इसको अगर हम समझें कि मान लो उस इमेजिनरी ऑर्बिटल प्लेन को मैं मानूं कि ये मेरा ओरिजिनल जो हमारा इमेजिनरी जो प्लेन हम बना रहे हैं, या फिर ऑर्बिटल जो प्लेन बना रहे हैं, वो ऑर्बिटल प्लेन हमारा ऐसे जा रहा है सीधा। अगर ये एक्सिस होती सीधी, तो ऑर्बिटल प्लेन से हमारी एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बनाती। ये बात समझ में आई? अगर हम नॉर्मली देखें, ये बात आपको समझ में आएगी कि जब हम इसकी बात करेंगे कि ये हमारा एलिप्टिकल प्लेन है, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, अगर ये सीधा होती तो इस ऑर्बिटल प्लेन से 90 डिग्री एंगल बनता। लेकिन क्योंकि ये सीधी नहीं है, हमारे इस प्लेन से ये जो एंगल बन रहा है हमारे टिल्ट का, ये 66.5 डिग्री है। ये कितना है? 66.5 डिग्री है। और इसी को मैंने बोला ऑर्बिटल प्लेन पे हमारी अर्थ 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो टुवर्ड्स ऑर्बिटल प्लेन या फिर बिटवीन द एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन और एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसको हम 66.5 डिग्री बोलेंगे। वहीं पर दूसरी शब्द मैंने बोला कि इस एलिप्टिकल प्लेन या ऑर्बिटल प्लेन से अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूं, तो उस परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री का डिफरेंस दिखाई देगा। उस परपेंडिकुलर से कितना डिफरेंस दिखाई देगा? 23.5 डिग्री का हमें दिखाई देगा। तो ये 23.5 डिग्री हो गया, 66.5 डिग्री हो गया। तो इन्हीं दोनों चीजों को मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की है। यही दोनों चीजें हैं कि टुवर्ड्स ऑर्बिटल प्लेन 66.5 डिग्री एंड टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन 23.5 डिग्री का टिल्ट हमें दिखाई देगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब हम रिवॉल्यूशन समझने के लिए तैयार हैं। रिवॉल्यूशन में अभी जैसे ये हमने अर्थ देखी, ठीक है। अब इस अर्थ में मान लो इधर ये सन है, इस अर्थ का जो टिल्ट है वो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा सेम डायरेक्शन में रहेगा। ये टिल्ट ऐसे रहेगा, यहां इस साइड आकर के ऐसे नहीं हो जाएगा। ये टिल्ट अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। ये रोटेट कर रही है, रोटेट करने के साथ साथ ऐसे करके ये मूव भी करके आ रही है। ये बात आपको समझ में आई? लेकिन ये टिल्ट का डायरेक्शन यही रहने वाला है। ये टिल्ट ना तो ऐसे होगा, ना ऐसे होगा, ना ऐसे होगा, ना ऐसे होगा। ये टिल्ट हमेशा ऐसे ही रहेगा, चाहे ये इधर आ जाए, चाहे ये इधर आ जाए, चाहे ये इधर आ जाए। यानी सन बीच में है, ये चाहे कहीं चले जाए, ये टिल्ट हमेशा सेम रहने वाला है। ये टिल्ट हमेशा सेम रहने वाला है। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी, तब हम आपको एक और कॉन्सेप्ट इसमें बता देते हैं। होता क्या है कि मान लो इस पोजीशन पे है, सन इधर है, तो यहां से डायरेक्ट सनलाइट जो जाएगी, अगर सीधा होता तो इक्वेटर पे जाती,
अब क्योंकि ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है तो इससे 23.5 डिग्री नीचे जाएगी, सनलाइट इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे जाएगी। तो इस बात को भी हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है, हमारी अर्थ टिल्टेड है। तो टिल्ट होने के कारण हमारे जो सनलाइट जा रही है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, जहां पर अगर सीधी होती तो इक्वेटर पे जाती। अब क्योंकि ये 23.5 डिग्री है, झुकी हुई है एक्सिस, तो इस वजह से इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे चली जाएगी। तो यहां पर 23.5 डिग्री नीचे की तरफ एक जो लाइन बनेगी उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। अगर हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे की तरफ आ जाएं तो यहां पर जो लैटिट्यूड बनेगा, ये सब लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम एक लेक्चर में अलग से देखेंगे। तो 23.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड बनेगा इसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही एक पोजीशन ये देखिए हमने, जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ रहा है। एक पोजीशन ऐसे भी होगी जहां पर सन इस साइड होगा और अर्थ की पोजीशन ये होगी, क्योंकि टिल्ट चेंज नहीं होगा। टिल्ट अब ऐसे नहीं हो जाएगा, टिल्ट अभी भी ऐसे ही रहेगा और ऐसे रहेगा। तो ऐसे में अब जो सनलाइट है अगर सीधी होती तो इक्वेटर पे होती, क्योंकि ये टिल्ट ऐसे है तो अब इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही होगी, ऐसे सीधा 90 डिग्री जहां पर टच होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि एक पोजीशन ऐसी भी आएगी जब सनलाइट डायरेक्ट कहां पड़ रही है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ रही है। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी से एक और चीज समझते हैं कि जैसे यहां पर अगर ये अर्थ सीधी होती, यहां पर सन होता, सन से डायरेक्ट सनलाइट इधर आ रही होती, तो ये सनलाइट यहां पर सन है तो पोल भी क्योंकि दिख रहा है। जैसे अगर आप समझो, आप यहां पर अगर आप देख रहे हो तो आपको नॉर्थ पोल भी दिखाई दे रहा होगा, साउथ पोल भी दिखाई दे रहा होगा। ये बात आपको समझ में आई। अगर मान लो सन यही है, अगर मैं इसको 23.5 डिग्री टिल्ट कर दूं, क्या आपको ये पोल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन साउथ पोल आपके और नजदीक आ गया है। साउथ पोल और नजदीक आ गया है, नॉर्थ पोल दूर चला गया है, लेकिन सनलाइट को दिखाई नहीं दे रहा है। यानी सनलाइट अगर अर्थ सीधी होती, टिल्ट नहीं होता, तो उस टाइम पे सनलाइट यहां से इक्वेटर पे भी आ रही होती, थोड़ी बहुत सनलाइट पोल पे भी पहुंच जाती, क्योंकि ये पोल यहां से दिखाई दे रहा है, ये वाला पोल भी यहां से दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि ये टिल्ट है, और कितना टिल्ट है? यहां से 23.5 डिग्री टिल्ट है, यानी सनलाइट सिर्फ यहां तक पहुंचेगी, यहां तक पहुंचेगी। इसका मतलब इतने हिस्से पे सनलाइट नहीं पहुंच रही, यहां से लेकर के यहां के हिस्से में सनलाइट नहीं पहुंच रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं इसमें से 23.5 डिग्री माइनस कर दूं तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब यहां पर इसके बियॉन्ड सनलाइट नहीं पहुंचती है। तो ये जो हमने बनाया, ये ऊपर की तरफ अगर हमने देखा तो ये 90 में से 23.5 माइनस किया तो 66.5 डिग्री नॉर्थ हमें दिखाई देगा। और इसको क्योंकि ऊपर आर्कटिक ओशन है तो यहां पर हमें क्या दिखाई देगा? आर्कटिक सर्कल दिखाई देगा। सेम वे सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। सेम वे यहां पर भी अगर हम देखें तो 66.5 डिग्री साउथ, जिसको हम एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे एंटार्क्टिक कंटिनेंट है, एंटार्क्टिक सर्कल जिसे हम बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिवॉल्यूशन में हम पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं। हमने बोला ये एक्सिस की डायरेक्शन सेम रहेगी, ये ऐसे है तो ये ऐसे ही रहेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ये एक्सिस की डायरेक्शन अगर सीधी तो ऐसे है, ये टेढ़ी है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो भी ऐसे टेढ़ी रहेगी, इधर लाऊं तो भी टेढ़ी रहेगी, इधर भी लाऊं तो टेढ़ी रहेगी। ये ऐसे से ऐसे नहीं हो जाएगी, ये डायरेक्शन हमेशा यही रहने वाली है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ। सेम अगर हम इसकी एक्सिस पे बात करें तो ये डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी, चाहे आप इधर आ जाओ, चाहे इधर आ जाओ, चाहे इधर आ जाओ, चाहे इधर आ जाओ। बीच में सन लगा लो, बीच में अगर सन को इमेजिन करें तो अब इसको हम थोड़ा सा रिवॉल्यूशन पे देखते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पर तो सन है, यहां अर्थ है, तो डायरेक्ट सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएगी, इक्वेटर से साउथ में। कहां जाएगी? इक्वेटर से साउथ में 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बात समझ में आ गई? इस पोजीशन पे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेकिन इसके उल्टे पोजीशन में जब यहां पर आ जाएगी तो यहां पर सनलाइट डायरेक्ट कहां पड़ रही है?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी नहीं जा रही है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसी को एक और पोजीशन अगर हम देखें कि मान लो ये पोजीशन यहां तो हमने देख लिया, लेकिन ये पोजीशन ऐसे भी तो आएगी एक बार कि जब सन इधर होगा और ये टिल्ट का डायरेक्शन वो होगा, टिल्ट का डायरेक्शन अगर हम देखें इस तरीके से है, और उस हिसाब से यहां पर अगर सन है, यहां से क्या दोनों पोल दिखाई दे रहे हैं? अगर ये टिल्ट का डायरेक्शन इस तरीके से चल रहा है, एक पोजीशन ऐसा भी तो आएगा जब ये टिल्ट की डायरेक्शन अगर हम देखें तो सन से पैरेलल आपको दिखाई देगी। सन इधर है लेकिन नॉर्थ पोल भी दिखाई दे रहा है, साउथ पोल भी दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये वही पोजीशन है जहां पर सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर पे आएगी। तो यहां पर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इक्वेटर पे आएगी, और यही सेम पोजीशन आपको तब दिखाई देगी जब अर्थ इधर हो और सन इधर हो, तो यहां पे भी डायरेक्ट इक्वेटर पे आएगी। यानी साल में 2 बार आपकी इक्वेटर के ऊपर सनलाइट आती है डायरेक्टली। ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब इसी से थोड़ी सी चीजें समझते हैं। जब हमारी सनलाइट किसी भी एक जगह पे पड़ती है, यहां पर मान लो सन है, यहां पर हमने सन बना दिया, इस सन से सनलाइट आ रही है, क्योंकि हमारी अर्थ का जो शेप है वो आपको स्फेरिकल दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। तो ऐसे में यहां पर जो सनलाइट आ रही है वो तो 90 डिग्री बना रही है, वो तो 90 डिग्री बना रही है, तो यहां पर तो सीधी सनलाइट है। इसको मैं क्या बोलूंगा? ये सीधी सनलाइट आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। लेकिन अगर मुझे इसी सनलाइट को बनाना हो यहां पर, तो आपको दिखाई देगा यहां तो एंगल बन रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ अगर सीधी होती तो यहां से जितनी भी सनलाइट आती तो 90 डिग्री बनाती। अब क्योंकि हमारी अर्थ सीधी ना होकर के रोटेटेड है, जैसे ये यहां पर इस फेस में अगर हम देखें इस तरीके से रोटेट हो रखी है, अब जो सनलाइट आएगी क्या सीधी आ रही है? नहीं। अब देखो एंगल देखो, तो यहां से ये एंगल बना रही है ऐसे में, तो एंगल जहां पे भी कम होता चला जाएगा, 90 से एंगल कम हो गया, ये एंगल जहां पे भी कम होता चला जाएगा, तो हमारी सनलाइट सीधी ना जाकर के टेढ़ी जाएगी। अब सीधी ना जाकर के टेढ़ी सनलाइट जाने से क्या होता है, तो वो हमें समझ में आएगा कि मान लो कि हमने एक टॉर्च किसी भी दीवार पे सीधी अगर मारी है, अगर मान लो मैं टॉर्च लेकर के खड़ा हो जाऊं, यहां पर सीधी अगर मैं टॉर्च मारूं, तो आपको दिखाई देगा कि टॉर्च की लाइट एक छोटे से सर्कल में बहुत तेजी से दिखाई दे रही है, और एक छोटा सा सर्कल हमें बहुत ब्राइट बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा होगा? ठीक है। अगर उसी टॉर्च को मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, तो क्या होगा? वही लाइट चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी और वो सर्कल बड़ा हो जाएगा, लेकिन ब्राइटनेस जितनी छोटे सर्कल में थी उतनी नहीं होगी। यानी लाइट सेम है, वो फैल गई है, तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर सनलाइट जहां डायरेक्ट है तो वहां तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जहां सनलाइट डायरेक्ट नहीं पहुंच रही है वहां पर टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां सनलाइट फैल रही है, एक साइड कंसंट्रेटेड नहीं हो रही है। जैसे बचपन में हम खेलते थे, लेंस उठा लेते थे, जहां पे भी हमें कुछ पत्ते वगैरह जलाने हैं तो उस लेंस से हम क्या करते थे? सनलाइट को कंसंट्रेट करते थे एक जगह पे। वो कंसंट्रेटेड लाइट कहां पहुंचती है? जहां सीधी पहुंच रही हो। जहां पर टेढ़ी पहुंच रही हो वो लाइट फैल गई है, फैल गई है तो वहां गर्मी कम होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस चीज को हम रिवॉल्यूशन पे लगाएं तो हमें समझ में आएगा कि हमारे अर्थ पे कुछ पोजीशंस बनती हैं, हमारे अर्थ पे कुछ पोजीशंस बनती हैं। पोजीशन कैसे बनती है वो समझते हैं। सन अगर यहां पर माने, टिल्ट अगर सेम है, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से है, जब सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर पे ना होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगी। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर सनलाइट, एक चीज समझो कि अगर सनलाइट हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, डायरेक्ट सनलाइट, तो इक्वेटर के बियॉन्ड तो इंक्लाइंड लाइट जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर सनलाइट ज्यादा है तो इस टाइम पे इस हिस्से में गर्मी होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ेगी, और ऊपर के हिस्से में सर्दियां हो जाएंगी। बिल्कुल सही समझा। और ये कब आएगा टाइम? ये आपको पता है कि जब भी हमारा दिसंबर का टाइम होता है, 22 दिसंबर को वो डेट होती है जहां पर सनलाइट डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है। और 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जहां पर हम लोग रहते हैं, सर्दियां होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे गर्मियां सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है। इसी के उल्टे अगर हम 21 जून की बात करें, 21 जून पे सिर बिल्कुल हम
अगर हम सन की बात करें, सन जो है बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 21 जून को सनलाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, और क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में सीधी लाइट नहीं जा रही है, तो वहां पर क्या होगा? सर्दियां होंगी। ये बात आपको समझ में आई? अब दो टाइम ऐसा भी है जहां पर सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर पे जा रही है, और इक्वेटर पे जा रही है तो क्या हो रहा है? वहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई देगा कि सन एनर्जी इक्वेटर पे तो सबसे ज्यादा है, लेकिन ऊपर और नीचे आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हुई दिखाई देगी। तो ना तो ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा सर्दी होगी। उसको हम ऑटम और स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, ऑटम और स्प्रिंग के नाम से जानते हैं उस मौसम को। यह बात आपको पता होगी। अब इसके आधार पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि अर्थ के टिल्ट की वजह से, और ये जो ऐसे रोटेट कर रही है, इसकी वजह से अलग अलग मौसम आ रहे हैं? आप कहोगे हाँ आ रहे हैं। यहां पर तो हमने देखा कि नॉर्थ पोल पे सर्दियां आ गई, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां आ गई, यहां गर्मियां आ गई, यहां पर स्प्रिंग का मौसम आ गया, यहां ऑटम का मौसम हो गया। तो रिवॉल्यूशन का क्या मैं पहला इफेक्ट ये नहीं लिख सकता कि इस रोटेशन की वजह से सीजन्स का फॉर्मेशन होता है? क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है? सीजन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर सबसे पहला इफेक्ट हो जाएगा सीजन। सॉरी, रिवॉल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट हुआ? सीजन आया। तो सीजन कभी भी पूछा जाए रोटेशन की वजह से आते हैं या रिवॉल्यूशन की वजह से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हमेशा रिवॉल्यूशन की वजह से आते हैं। तो सीजन भी हो गया। इसके अलावा और क्या होता है? एक और चीज जो आपको समझनी है, वो ये समझनी है कि अभी हमने बोला कि जो हमारा सन है वो जो सबसे साउथ में जाएगा, अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएं तो मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जा रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जा रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये दोनों ट्रॉपिक हैं। इस ट्रॉपिकल रीजन में ही हमेशा सन रहता है। तो सन यहां से एक बार यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, इस टाइप से ही मूव करता है। सन की जो डायरेक्ट रेज है हमेशा इसी के बीच में दिखाई देगी। इसके बियॉन्ड हमेशा इंक्लाइंड रेज होती है। इसके बियॉन्ड हमेशा क्या होंगी? इंक्लाइंड रेंज होगी। तो इस वजह से क्या हम कह सकते हैं कि ये वो रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी। तो सबसे ज्यादा गर्मी हमेशा ट्रॉपिक्स के बीच में ही दिखाई देगी, जिसको मैं ट्रॉपिकल रीजन भी बोल सकता हूं, या इसी को मैं टॉरिड जोन भी बोलता हूं। अब क्योंकि यहां से ऊपर आर्कटिक सर्कल तक कभी भी सीधी लाइट नहीं आती, इंक्लाइंड जाती है, तो टेम्परेचर इस रीजन से कम दिखाई देगा, और इस रीजन को मैं बोलता हूं टेम्परेट रीजन, जहां पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है। सेम यहां पर ये क्या हो जाएगा? टेम्परेट रीजन, मॉडरेट टेम्परेचर का। अब उसके बाद हमने देखा कि एक टाइम ऐसा आता है जब इस सर्कल के बाद तो लाइट पहुंचती ही नहीं है, और जब लाइट पहुंचती नहीं है तो यहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, और बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो इसको मैं फ्रिजिड जोन के नाम से जानूंगा। इसको भी किस नाम से जानूंगा? फ्रिजिड जोन। ठीक है। तो इससे एक इफेक्ट और पता लगा हमें कि इस रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे सन का जो मूवमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर जोन के अंदर ही ज्यादा हमें दिखाई देगा, जहां डायरेक्ट सनलाइट है। उसके बियॉन्ड हमें इंक्लाइंड सनलाइट दिखाई देगी, और कुछ रीजन इसकी वजह से जहां पर 6-6 महीने का दिन और 6-6 महीने की रात भी देखी जा सकती है। क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रोटेशन की वजह से ये अलग अलग हीट जोन्स हमारे अर्थ पे बन गए। इन जोन को मैं हीट जोन के नाम से जानता हूं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो एक इंपैक्ट क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इससे अलग जो इंपैक्ट पड़ेगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हीट जोन्स, ये भी इसकी वजह से पड़ा, ये भी आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। और इस रिवॉल्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें, इस रिवॉल्यूशन में एक और चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए कि यहां पर कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड हमसे पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर वर्ड कैसे पूछे जाएंगे? इसी मौसम के आधार पर, इस सीजन के आधार पर कुछ वर्ड है। जैसे हमने बोला कि जब सनलाइट डायरेक्टली
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगी, यानी सदर्न हेमिस्फेयर में होगी, तो नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, तब समर्स होंगे, सॉरी विंटर्स होंगी। जब सनलाइट डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फेयर में है तो नदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे क्या होंगी, उस टाइम पे विंटर्स होंगी। तो इस पीरियड को जब सनलाइट डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो तो उसको मैं नदर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से विंटर सॉल्स्टिस बोलूंगा। अब जब नदर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट गर्मियां पड़ रही हैं और सनलाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गई है, सनलाइट कहां आ गई है, डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 21 जून को, तो 21 जून क्या हो जाएगा हमारे लिए, समर सॉल्स्टिस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि समर सॉल्स्टिस किस दिन होता है, विंटर सॉल्स्टिस किस दिन होता है। ये उस दिन होगा जिस दिन सनलाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आई तो समर सॉल्स्टिस नदर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियां हो रही हैं, तो समर सॉल्स्टिस, नदर्न हेमिस्फेयर में सर्दियां हो रही हैं और सनलाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, तो उस दिन को हम बोलेंगे विंटर सॉल्स्टिस। 2 दिन ऐसे भी होते हैं जहां पर सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होती है, और डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर है तो यहां पर या तो ऑटम होगा या स्प्रिंग होगा। और नदर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्च 21 वो डेट होती है और सितंबर 23 वो डेट होती है जब सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर पे होती है। सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइम पे। तो मार्च 21 और सितंबर 22 जब इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट है, इस टाइम पे हमें दिखाई देगा इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च 21 और ऑटम इक्विनॉक्स सितंबर 23। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसकी वजह से ये सब बने। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा चेंज अगर आप देखोगे, आपको ये पता है कि जब भी सर्दियां आती हैं हमारे दिन छोटे हो जाते हैं, जब भी गर्मियां आती हैं दिन बड़े हो जाते हैं। यानी अगर सर्दियों की बात करो तो आपका 5 बजे अंधेरा हो जाता है, गर्मियों में 8 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता है। तो हमारे गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर दिसंबर 22 की डेट है और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस है, तो इस दिन अगर आपको मुझे बताना हो डे शॉर्ट होंगे कि लॉन्ग होंगे, तो आप बताओगे कि सर्दियों का टाइम है, नदर्न हेमिस्फीयर में, ध्यान रखना, नदर्न हेमिस्फीयर में डे शॉर्ट होंगे और नाइट लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि सर्दियां कहां है, नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में क्या है, वहां तो गर्मियां हैं, वहां इसका उल्टा होगा, यानी वहां तो दिन लंबे होंगे और रात छोटी होगी। अब अगर हम समर सॉल्स्टिस की बात करें, समर सॉल्स्टिस जो जून 21 को आ रहा है, जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट है, यहां पर क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां हैं और गर्मियों में क्या होता है, डेज लॉन्गर होते हैं और नाइट शॉर्ट होती है, नाइट शॉर्ट होती है। वहीं पर जब इक्वेटर पे सनलाइट हो, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट हो, तो वहां पर हमेशा आपको पता होना चाहिए कि डे जो है हमेशा नाइट के बराबर होंगे। डे भी 12 घंटे का होगा और नाइट भी 12 घंटे की होगी पूरे अर्थ पे। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल नाइट, इक्वल डे, इक्वल नाइट, दोनों का टाइम बराबर बराबर। ये बात समझ में आ गई? तो ये पूछा जाता है कि किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, तो दैट इज मार्च 21 एंड सितंबर 23। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आएगी। ये जो भी बोले जा रहे हैं वो सब नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से बोले जा रहे हैं, ठीक है? ये बात आपको समझ में आए? तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि ये सब चीज रेवोल्यूशन के हिसाब से हो रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रिवॉल्यूशन का एक इंपैक्ट ये भी पड़ा कि रिवॉल्यूशन की वजह से आपका दिन और रात का जो टाइम है उसमें डिफरेंस आ रहा है। एक बार तो दिन लंबे हो जा रहे हैं, एक बार रात लंबी हो रही है। ये हमने समझा होगा। तो यहां पर इसकी वजह से हमें दिखाई देगा देयर इज डिफरेंस इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो ये अलग इंपैक्ट हमें दिखाई देगा जो रिवॉल्यूशन का होता है। अब इसके साथ एक बोनस क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये बोनस क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और उसी के साथ एक और टॉपिक आपका इसमें कवर होगा। जैसे अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन में आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ कभी भी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व नहीं करती है, एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है।
सर्कुलर नहीं है कंप्लीटली, ये एलिप्टिकल पाथ है। और इस एलिप्टिकल पाथ में मैंने क्या बोला, सन सेंटर में होता है, लेकिन सन एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता है, सन थोड़ा सा साइड में हमें दिखाई देगा। कि मान लो यहां पर सन है और इस पाथ पे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, तो हमें पता होना चाहिए ये दो अलग अलग डिस्टेंस बनेंगे। तो यानी एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी अर्थ सन के बिल्कुल नजदीक होगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी अर्थ हमारे सन के बिल्कुल नजदीक होगी। तो वो टाइम कब होता है, तो वो टाइम हमें पता होना चाहिए कि वो टाइम होता है हमारा जब हमारी, जो अगर अर्थ की बात करें सबसे नजदीक होती है, दैट इज 3rd ऑफ जनवरी। हर साल 3rd ऑफ जनवरी को हमारी अर्थ सन के बिल्कुल नजदीक होती है। हर साल 3rd ऑफ जनवरी को हमारी अर्थ सन के बिल्कुल नजदीक होती है, और इसी चीज को हम बोलते हैं दी फेज ऑफ या टाइम ऑफ, दैट इज पेरिहीलियन। नजदीक बताया मैंने, हाँ। और ये डिस्टेंस कितना होता है जो सबसे नजदीक का होता है अर्थ और सन के बीच में, ये होता है 147 मिलियन किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई। तो 3rd जनवरी पेरिहीलियन होता है, यानी हमारी अर्थ सन के सबसे नजदीक होती है, और 147 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, जिसको हम पेरिहीलियन के नाम से बोलते हैं। इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, पेरिहीलियन, कि अर्थ अभी पेरिहीलियन की पोजीशन में है। इसी के अपोजिट, क्योंकि एलिप्टिकल पाथ है, तो एक बार जब ऐसे रिवॉल्व करते 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 इस पोजीशन पे भी आएगी, जो सन से सबसे दूर की पोजीशन होगी। सबसे दूर की पोजीशन है, यानी यहां पर अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो 152 मिलियन किलोमीटर होता है। तो यहां पर सबसे दूर है। ये कब होता है, ये होता है हमारा 4th ऑफ जुलाई को। हर साल 4 जुलाई को हमारी अर्थ सबसे दूर होती है, और इसको हम बोलते हैं एपहीलियन। इसको हम किस नाम से जानते हैं, एपहीलियन के नाम से, एपहीलियन के नाम से। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जनवरी में अर्थ सन के सबसे नजदीक होती है, लेकिन जनवरी में तो हमारे यहां सर्दियां होती हैं। जब अर्थ सन के सबसे नजदीक है तो सर्दियां कैसे? तब आपको फिर से रेवोल्यूशन के उस कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। जब हम जनवरी की बात कर रहे हैं, तो जनवरी में जो सनलाइट है वो डायरेक्टली तो सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती है, इस वजह से सर्दियां होती हैं, बेशक से उस टाइम पे हमारा सन से अर्थ सबसे नजदीक हो। इसी का उल्टा जुलाई में जब हम सबसे दूर होते हैं, जुलाई में जब हम सबसे दूर होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है टुवर्ड सन, नॉर्थ पोल टिल्ट होता है, यानी हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती है, तो इस वजह से उस टाइम पे बेशक से दूर हो, लेकिन गर्मियां होती हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ एक दो फैक्ट जो आपको और पता होने चाहिए इसके अंदर, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि रोटेशन के टाइम पे डायरेक्शन हमारी वेस्ट टू ईस्ट होती है। रोटेशन में टाइम कितना लगता है, टाइम आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन में हमारा जो टाइम लगता है दैट इज 23 आवर्स एंड अप्रोक्सीमेटली 56 मिनट। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा होता है, उसी को तो हम हमारा पूरा एक दिन बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक दिन। तो अर्थ डे हम बोलते हैं जब हमारा कंप्लीट एक रोटेशन पूरा हो जाए, जो हमारा 24 घंटे का होता है। तो हमारा 24 घंटे भी यहीं से आते हैं। ये बात समझ में आई होगी। रिवॉल्यूशन में जो हमें टाइम लगता है, रिवॉल्यूशन में हमें टोटल 365 डेज एंड अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स का टाइम लगता है। तो आप कहोगे यानी कि एक रिवॉल्यूशन 1 साल में पूरा होता है। यस, इसको हम अर्थ ईयर के कॉन्सेप्ट से भी नाम जानते हैं। दिस इज अर्थ ईयर। अर्थ ईयर का मतलब क्या हुआ कि अर्थ का रिवॉल्यूशन कितने टाइम में पूरा हो रहा है, तो उस रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड को हम 1 साल के नाम से जानते हैं। तो 1 साल में हमारा रिवॉल्यूशन पूरा होता है। रिवॉल्यूशन की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है।
एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब हुआ कि हमारी क्लॉक कैसे चलती है, 12, 1, 2, 3, 4, तो हमारी क्लॉक तो ऐसे चलती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में चलती है, यानी सन इधर है तो उसके चारों तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे रोटेशन, रेवोल्यूशन और टिल्ट से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने आज कवर किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एचसीएस के लिए, हमारे यूपीएससी के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। ये इतना आसान टॉपिक है कि एक बार कवर कर लिया उसके बाद इसको भूलते भी नहीं है जनरली, और ये हमारे सही करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से ये टॉपिक हमारे हाई प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, और इसी वजह से हमारे इस हाई प्रायोरिटी सीरीज जो हम चला रहे हैं इसके अंदर बेसिकली आपको हमने इसको इस लेक्चर को कवर किया है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको इजी वे में समझना है तो उस टॉपिक को भी आप लिख सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर हम फिर से एक वीडियो में आपके सामने होंगे, और ये वीडियो सीरीज आपकी कंटिन्यू रहने वाली है, 75 डेज 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू।